अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आई एम सरफराज ए आखुंद, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान एंड प्रेसिडेंट हाई कोर्ट बार एसोसिएशन सक्कर। आज का हमारा टॉपिक उसी कंटिन्यूएशन का सिलसिला है जिसमें हमने कॉन्स्टिट्यूशन डेवलपमेंट इन पाकिस्तान को पढ़ना है। हमने कॉन्स्टिट्यूशन हिस्ट्री जो पाकिस्तान की थी हमने इसको 3 हिस्सों में डिवाइड किया था। एक हिस्सा था कॉन्स्टिट्यूशन डेवलपमेंट ड्यूरिंग ईस्ट इंडिया कंपनी पीरियड जो कि 101 साल का था। 1757 से शुरू हुआ था। 1857 पे जंग आज़ादी के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी के ख़त्म होने के बाद वो पीरियड भी ख़त्म हो गया था। अब दूसरा पीरियड शुरू हुआ था जिसको हम ब्रिटिश राज कहते हैं, ब्रिटिश रूल कहते हैं, तख्त बरतानिया कहते हैं, और वो 90 साल का पीरियड था। 1758 से शुरू हुआ और 1947 में पार्टीशन के वक्त ये ख़त्म हुआ। कॉन्स्टिट्यूशन डेवलपमेंट में हमने आपको पहले बताया था कॉन्स्टिट्यूशन के किस तरह यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन चलाई जाती थी उन उसूलों के बुनियाद पे जो कि वहाँ से बरतानिया से एक्ट बना के भेजे जाते थे। ब्रिटिश राज में जो कॉन्स्टिट्यूशन डेवलपमेंट हुई उसको समझने से पहले हम थोड़ा सा इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ले लेते हैं। आपको पता है कि कॉन्स्टिट्यूशन डेवलपमेंट ईस्ट इंडिया कंपनी के दौर में किस तरह हुई थी। कॉन्स्टिट्यूशन की डेफिनेशन मैंने पहले बता दी थी कि कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब वो रूल्स होते हैं जिससे किसी भी कंट्रीज के निज़ाम को चलाया जा सके। तो यहाँ पर जब उन्होंने कॉलोनी बनाई तो उसके निज़ाम को चलाने के लिए किस तरह कौन से रूल्स थे, बेसिकली वो रूल्स वहाँ से बन के आते थे मुख्तलिफ एक्ट्स के फॉर्म में, और उस एक्ट्स को यहाँ अप्लाई करते थे। टोटल ईस्ट इंडिया कंपनी के रूलिंग पीरियड में 6 एक्ट आए थे जो मैंने आपको बताए, और आप इसको अगर मेरी कॉन्स्टिट्यूशन डेवलपमेंट के लेक्चर्स जो हैं ईस्ट इंडिया कंपनी के वो देख लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। नटशेल में मैं आपको ये बता देता हूँ कि ईस्ट इंडिया कंपनी जब यहाँ पर हुकूमत करने लगी तो यहाँ पर 3 डिवीजन बनाई गई या 3 हिस्से बनाए गए इस टेरिटरी के जिनको प्रेसिडेंसीज कहते थे, और उनके ऊपर एक गवर्नर अपॉइंट होता था। एक बात मैं आपको बताऊं, अगर कॉन्स्टिट्यूशन डेवलपमेंट इन पाकिस्तान को समझने के लिए और ख़ास तौर पे ईस्ट इंडिया कंपनी के दौर को समझने के लिए या ब्रिटिश रूल के वक्त कॉन्स्टिट्यूशन डेवलपमेंट को समझने के लिए 2 चीज़ों को बहुत क्लियर समझना पड़ेगा कि किस तरह बरतानिया में बैठकर, चाहे वो ईस्ट इंडिया कंपनी हो, ईस्ट इंडिया कंपनी के रूल के पीरियड के दौरान, या ब्रिटिश राज की तरह ब्रिटिश गवर्नमेंट हो, किस तरह यहाँ एडमिनिस्ट्रेशन को कंट्रोल करती थी। और दूसरी पॉइंट थी कि यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन कैसे चलाई जा सकती थी। जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने यहाँ पर कंट्रोल संभाला तो यहाँ पर जो टेरिटरी थी इनको 3 हिस्सों में डिवाइड किया जिनको वो प्रेसिडेंसीज कहते थे। पहले उनके ऊपर गवर्नर्स थे मगर सिस्टम नाकाम हो रहा था, कंपनी नुकसान में जा रही थी और मजबूर में उन्होंने ब्रिटिश गवर्नमेंट से लोन लिया था, जिसकी वजह से ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उनको ये कंडीशन लगा दी थी कि अब आप एडमिनिस्ट्रेशन हमारे उसूलों के मुताबिक चलाएंगे, वो उसूल जिनको ब्रिटिश पार्लियामेंट पास करती थी और यहाँ एज ए कॉन्स्टिट्यूशन के तौर पे काम वो वर्क करते थे। यहाँ पर टोटल ऐसे 6 एक्ट आए थे जो मेरे अर्लियर लेक्चर्स में डिटेल्स में अवेलेबल हैं। मैं आपको सिर्फ नटशेल में कंट्रोलिंग सिस्टम और एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम बता दूं। तो वहाँ पर बैठी हुई कंपनी पहले यहाँ कंट्रोल करती थी गवर्नर्स को और गवर्नर जनरल को। कंपनी में 2 बॉडीज होती थी। पूरी कंपनी के जो शेयर होल्डर थे उनको कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर्स कहा जाता था, और उन्होंने एक बॉडी इलेक्ट की हुई थी जिसको कोर्ट ऑफ डायरेक्टर कहा जाता था जो उनकी एग्जीक्यूटिव बॉडी होती थी, और वो बॉडी यहाँ पर गवर्नर्स को कंट्रोल करती थी। यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन का सिलसिला ये था कि शुरू में यहाँ पर गवर्नर्स थे, बाद में रेगुलेटिंग एक्ट के तहत जो बंगाल प्रेसिडेंसी का गवर्नर था उसको गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना दिया गया। बाकी मद्रास प्रेसिडेंसी, बॉम्बे प्रेसिडेंसी गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के कंट्रोल में दे दी गई थी। गवर्नर बादशाह नहीं था, उसके साथ एक काउंसिल बनाई थी 4 मेंबर्स की जो बेसिकली एग्जीक्यूटिव काम भी करती थी और लेजिस्लेटिव काम भी करती थी। ये ड्यूल काम वो एक काउंसिल करती थी, यानी कि हुकूमत साजी भी वही करती थी, कानून साजी भी वही करती थी, और गवर्नर जनरल उनकी एडवाइस पे ही काम करता था। ये स्ट्रक्चर दूसरे प्रेसिडेंसीज में भी था। गवर्नर जनरल की जो काउंसिल थी उसके 4 मेंबर होते थे और डिसीजन मेजॉरिटी के बेसिस पे लिया जाता था। गवर्नर जनरल के पास कास्टिंग वोट था, यानी कि जब 4 मेंबर्स आपस में 2-2 में डिवाइड हो जाएं तो गवर्नर जनरल अपना वोट दे सकता था, अदरवाइज वो वोट भी नहीं दे सकता था। काउंसिल जब लेजिस्लेटिव फंक्शन करती थी तो उसको रजिस्टर किया जाता था सुप्रीम कोर्ट के साथ। कोई भी रेगुलेशन पास करती थी, कोई भी रूल्स पास करती थी, और सुप्रीम कोर्ट जब उसको अप्रूव कर देती या रजिस्टर कर देती तब वो कानून माना जाता था।
अदरवाइज इसको कानून की हैसियत नहीं मिलती थी। तो ये जो सिस्टम था जो फर्स्ट टाइम पे रेगुलेटिंग एक्ट में आया वो ज़्यादा वर्क नहीं कर सका और फिर मजबूरी में एक और एक्ट बनाया गया पिट्स एक्ट 1784 में, जिसमें एडमिनिस्ट्रेशन को भी चेंज किया गया और कंट्रोलिंग सिस्टम को भी चेंज किया गया। कंट्रोलिंग सिस्टम इस तरह चेंज किया गया कि वो जो कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर्स था उसका रोल खत्म हो गया, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स का रोल रहा, मगर वो सिर्फ और सिर्फ कंपनी की इकोनॉमिक एक्टिविटीज को डील करती थी। जबकि एक और ब्रिटिश गवर्नमेंट की बॉडी 6 मेंबर्स की थी जो ईस्ट इंडिया कंपनी की यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन के पॉलिटिकल एक्सपेक्ट्स को कंट्रोल करती थी या डील करती थी। इसका मतलब था यहाँ पर ड्यूअल एडमिनिस्ट्रेशन चलने लग गई। इसके साथ ही गवर्नर जनरल के पावर को भी इंक्रीज किया गया था, इस तरह कि जो गवर्नर जनरल की जो बंगाल का गवर्नर जनरल था उसकी जो काउंसिल थी उसके एक मेंबर को कम कर दिया। अब 3 मेंबर थे, 3 मेंबर में मेजॉरिटी से डिसीजन लेना था। गवर्नर जनरल को भी अपना एक वोट ऑर्डिनरी मिल गया था, तो टोटल 4 वोट थे। इसके अलावा गवर्नर जनरल को एक और कास्टिंग वोट भी था, यानी कि उसको एक एडिशनल वोट भी था बीइंग गवर्नर जनरल। इसका मतलब यह था कि टोटल काउंसिल में गवर्नर जनरल को मिला के 4 मेंबर बनते थे, मगर वोट 5 थे। इसलिए अगर एक आदमी भी गवर्नर जनरल से मिल जाता तो गवर्नर जनरल अपना वोट, अपना कास्टिंग वोट मिला के डिसीजन वही करता जो वो चाहता था। इस तरह वो गवर्नर जनरल मजबूत हो गया। फिर 1786 में एक और सप्लीमेंट्री एक्ट पास हुआ जिसके तहत गवर्नर जनरल को वीटो पावर भी मिल गया, यानी कि अब वो काउंसिल के किसी भी डिसीजन को ओवरराइड कर सकता था। इस तरह गवर्नर जनरल मजबूत हो गया। ये स्ट्रक्चर तकरीबन ईस्ट इंडिया कंपनी के दौरे हुकूमत के खत्म होने तक ही रहा। पिट्स एक्ट के बाद 2 एक्ट्स और आए थे 1793 में, इंडियन चार्टर एक्ट 1793 और इंडियन चार्टर एक्ट 1813। इनमें कोई एडमिनिस्ट्रेटिवली चेंज नहीं की, कोई कंट्रोलिंग सिस्टम में चेंज नहीं की। पिट्स एक्ट के तहत जो कंट्रोलिंग सिस्टम का स्ट्रक्चर बनाया गया था, यानी कि जो लंदन में बैठ के कंट्रोलिंग सिस्टम था और यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम था, वो बिल्कुल कंटिन्यू होता रहा। उसमें माइनर चेंज आई जब तक ईस्ट इंडिया कंपनी का दौर खत्म हुआ। माइनर चेंजेस क्या आई 1833 के एक्ट में आई। वो जो गवर्नर जनरल के 3 मेंबर्स थे उसमें एक और मेंबर का इजाफा कर दिया गया, और वो इजाफा यूं था कि वो एक लॉ मेंबर ऐड कर दिया गया जो कि एक ऑर्डिनरी मेंबर नहीं था, वो एक एडिशनल मेंबर के तौर पे काम करता था। यानी कि जब वो काउंसिल लेजिस्लेटिव फंक्शन करती थी तो वो आके बैठता था, जब वो दूसरा कोई काम करती थी तो वो मेंबर सिटिंग उस काउंसिल में नहीं बैठता था। सेम स्ट्रक्चर में आपको बता दूं कि जो बंगाल में था गवर्नर जनरल की काउंसिल का, वही प्रोविंसेस में था। उसमें एक और जो चेंज की गई थी 33 एक्ट में, जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल था उसको गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बनाया गया। ये स्ट्रक्चर तकरीबन इंडियन चार्टर एक्ट 1853 तक रहा, यानी कि उसमें जो चेंज लाएगी वो ये थी कि जो लॉ मेंबर था उसको एक कंप्लीट मेंबर बनाया गया, बाकी तकरीबन सेम ही रहा। अब आप यहाँ, क्योंकि हम अब आगे जा रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट डेवलपमेंट ड्यूरिंग ब्रिटिश राज, क्योंकि 1857 में जंग आज़ादी लगी थी और उसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी का दौर खत्म हुआ था। तो जो आखिरी स्ट्रक्चर और कंट्रोलिंग सिस्टम था हमारे पास वो ये था कि एक गवर्नर जनरल था, उसके 4 मेंबर्स की काउंसिल थी। और तो ये तो स्ट्रक्चर था ईस्ट इंडिया कंपनी के रूलिंग के दौरान, जो कि 101 साल का था। जब ब्रिटिश राज शुरू हुआ तो इसी स्ट्रक्चर को कंटिन्यू किया गया था, यानी कि गवर्नर जनरल की जो काउंसिल थी उसके 4 मेंबर्स होते थे, वो ही आगे ईस्ट इंडिया कंपनी के दौर के बाद वैसे खत्म हुए। एक चीज़ मैं आपको यहाँ पर बता दूँ कि ईस्ट इंडिया कंपनी के ख़त्म होने के बाद ब्रिटिश राज का जो पीरियड शुरू हुआ उसमें भी कॉन्स्टिट्यूशन डेवलपमेंट में 6 एक्ट आए थे, और आखिरी जो एक्ट था जिसको हम 7वां एक्ट कहते हैं वो इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 था। वो 6 एक्ट किस तरह से, मैं आपको उसकी सीरीज बता देता हूँ। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, इंडियन काउंसिल एक्ट 1861, इंडियन काउंसिल एक्ट 1892, इंडियन काउंसिल एक्ट 1909, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935। अच्छा, इन 6 एक्ट में आप एक चीज गौर से देखिएगा, 3 एक्ट का नाम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है
और 3 एक्ट का नाम इंडियन काउंसिल एक्ट है। इन दोनों में क्या फर्क था? बेसिकली जब मैं कहता हूं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, तो इसका मतलब था कि इंडिया की जो गवर्नमेंट थी उसके स्ट्रक्चर में बहुत सी चेंजेस आ जाती थी कंप्लीटली। जब मैं कहता हूं इंडियन काउंसिल एक्ट, तो जो गवर्नर जनरल की एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी या गवर्नर जनरल की लेजिस्लेटिव काउंसिल थी, चाहे गवर्नर जनरल की हो या सूबे के गवर्नर की हो, तो उनकी कंपोजिशन में चेंज आती थी, यानी कि उसकी कंपोजिशन को बड़ा कर देते थे और उसके फंक्शन को एक्सटेंड कर देते। बाकी जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट हो तो फिर गवर्नमेंट के पूरे स्ट्रक्चर को चेंज कर देते। तो 3 एक्ट आए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट और 3 एक्ट आए इंडियन काउंसिल एक्ट। आज का जो टॉपिक है हमारे पास है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। 1858 के एक्ट में जो चेंज लेकर आए कंट्रोलिंग सिस्टम में, वो इस तरह थी कि ईस्ट इंडिया कंपनी का कोर्ट ऑफ डायरेक्टर भी खत्म, ब्रिटिश गवर्नमेंट का जो ड्यूअल सिस्टम था उसका बोर्ड ऑफ कंट्रोल भी खत्म। उसकी जगह पर जो कंट्रोलिंग सिस्टम बना गया बर्तानिया में, जो लंदन में बैठा हुआ था, वो था एक ऑफिस क्रिएट की गई सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बर्तानिया के कैबिनेट मिनिस्टर को कहते हैं, और एक इंडिया का कैबिनेट मिनिस्टर अलग बनाया गया, जिसके साथ 15 मेंबर की एक काउंसिल भी दे दी गई। वो काउंसिल और वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट लंदन में बैठा होता था और यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन को कंट्रोल करता था, और खुद वो रेस्पॉन्सिबल होता था ब्रिटिश पार्लियामेंट को या ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर को और अल्टीमेटली ब्रिटिश पार्लियामेंट को। यहाँ पर स्ट्रक्चर सेम था। इस स्ट्रक्चर में आपको पहले बता दूं वो कंटिन्यू इस तरह रहा था कि यहाँ पर 6 तो काउंसिल के लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर थे, बाकी गवर्नर जनरल के एग्जीक्यूटिव काउंसिल के मेंबर थे, जिसमें गवर्नर जनरल खुद था और 4 उसके एग्जीक्यूटिव मेंबर थे। एक बात में आप टर्मिनोलॉजी पे गौर कीजिएगा, जो गवर्नर जनरल के एग्जीक्यूटिव काउंसिल के 4 मेंबर थे उनको ऑर्डिनरी मेंबर कहा जाता था, और जो उसकी लेजिस्लेटिव काउंसिल के 6 मेंबर होते थे उनको एडिशनल मेंबर कहा जाता था। फंक्शन वही था, लेजिस्लेटिव काउंसिल सिर्फ और सिर्फ लेजिस्लेशन करती थी, और जबकि एग्जीक्यूटिव काउंसिल जो होती थी वो एडमिनिस्ट्रेशन चलाती थी। काउंसिल एक ही जगह सेटिंग करती थी, अलग अलग सेटिंग नहीं करती थी। तो ये स्ट्रक्चर यहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 में आया। तो आपने देखा कि 1858 का जो एक्ट था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, इसका नाम था। किस तरह स्ट्रक्चर में चेंज लाई गई, कंट्रोल सिस्टम चेंज हुआ, और ये पहला एक्ट था ब्रिटिश राज की कॉन्स्टिट्यूशन डेवलपमेंट के दौरान। इसके बाद 5 और एक्ट आए, जिसमें 3 इंडियन काउंसिल एक्ट थे और 2 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट थे। तो हम नेक्स्ट लेक्चर में फिर दूसरे एक्ट को कवर करेंगे। थैंक यू वेरी मच।